सर। ओके ओके ठीक है, फिर से देख लो। ये मेरा कर्व है अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स का। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स का कर्व है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? अभी फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स 0 था तो फ्रिक्शन भी 0 है। धीरे धीरे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एक पॉइंट तक क्या हो रहा है, ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा ना सबसे ज़्यादा रहेगा। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। उसको मैंने एफ एस मैक्स कहा है। ओके, इस पॉइंट के बाद ना ये वैल्यू थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, ये लीनियर जाता है। ओके, लीनियर है यहाँ से। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस पॉइंट के बाद बॉडी का इनर्शिया चेंज हो जाता है। बॉडी रेस्ट में था, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ये मोशन में चला जाता है। ठीक है, या इसको लिमिटिंग थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या ये? दिगांत समझ में हाँ आया? सर। स्नेहा समझ में आया ये? हाँ सर। अच्छा, कोई अगर डिफरेंस पूछे सबसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? ठीक है, और को? हाँ सर, अगर कोई पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है तो क्या बताओगे? मतलब सर, अगर कोई पूछे, अगर किसी को समझाना हो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है तो तुम क्या बोलोगे? डिफाइन नहीं करना है, बस नॉर्मल देखो और बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। हम लोग फोर्स लगाते जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिकल फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। जिस पॉइंट से बॉडी मूव करना स्टार्ट किया उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। उसके बाद जो बॉडी मूव करता रहेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के पहले ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन। क्लियर है? हाँ ओके, मैंने फिर से यहाँ पे ग्राफ बना दिया था, अप्लाइड फोर्स इन न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स इन न्यूटन। ओके, ये वाला पार्ट मेरा एफ एस मैक्स है, ये मेरा एफ एस है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है। और यहाँ समझ में आ रहा है जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो छोटा होता है, लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से या मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये ग्राफ यहाँ से इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, अब देखो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है। ओके, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको बताया गया था। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सब लॉ है इसका, ये सब जानना पड़ेगा। पहला लॉ क्या है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। मतलब सरफेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिससे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आने वाला है, और उसके पॉलिश के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जो मटेरियल है मेरा या जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पॉलिश है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लगेगा। ओके, अगर नॉन पॉलिश है, रफ है, तो बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बारे में ही बता रहे हैं। द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द surface in contact and in a direction opposite to the direction of motion of a body। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, मान लीजिए एफ लिमिटिंग जो है मेरा, ये मान लीजिए एफ एस मैक्स जो लिए थे या एफ लिमिटिंग जो भी, वो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंशियली फोर्स। ओके, और ये फोर्स जिधर लगता है उसके अपोजिट में लगता है फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बताया था, अगर ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स को हम लोग इधर अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में लगेगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में लगेगा। ठीक, थर्ड, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो, ये एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन दी सेम। अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज कर देंगे तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन हम लोग नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं करते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ चेंज नहीं होता है। ओके, तो हम लोग बेसिक बोल सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, इनफैक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों का दोनों
एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, जो सरफेस है ना, सरफेस का पॉलिशिंग कैसे है उस पर डिपेंड करता है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, बिटवीन द टू सरफेस, दैट इज एफ, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और एफ एस max या limiting friction is equal to mu s into r. Here mu s is called coefficient of static friction. ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसका वैल्यू होता है, देखो, लिमिटिंग फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। इस चारों ला में किसी को इसको प्रॉब्लम है क्या? तियाशा? नहीं सर, ठीक है। सर सेकंड पार्ट, ओके, सेकंड और सर थर्ड, फोर्थ वाला। ओके, सब बता देते, वेट, सब बता देते। या द लिमिटिंग फोर्स जो है ना, द लिमिटिंग फोर्स या सॉरी द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स tangentially to the two surface in contact and in a direction opposite to the direction of the motion of the body. ये क्या कह रहा है देखो, रुको, वेट, जस्ट वेट, को ये कर दो। चलो मैं एक यहाँ पे पहले सरफेस बनाता हूँ, उस पर एक बॉडी, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, जस्ट मैंने बॉडी को राइट हैंड की तरफ फोर्स दे के मूव कर रहा है बॉडी, और ये इधर मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगा है, जस्ट एफ एस। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एक्ट क्या करता है, टेंजेंशियली। अगर ये हम लोग देख, इसका क्या, ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, ठीक है, तो ये इसी को, ये वाला जो पार्ट बन रहा है ना, वो टेंजेंशियली होता है। इसके ऊपर भी मैंने इसका डेरिवेशन किया है और क्लियर होगा वहाँ पे कि क्यों इस तरह होता है, ठीक है। द लिमिटिंग फोर्स, ये तो हम लोग को पता है, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है नॉर्मल रिएक्शन लगता है, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एक्ट्स टेंजेंशियली टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जो कॉन्टेक्ट है उससे क्या है, टेंजेंशियली लग रहा है। देखो ये सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट क्या, टेंजेंट ही है ना। एक सर्कल अगर हम लोग बनाए सपोज, तो एक पॉइंट से क्या होता है, टेंजेंट होता है ऐसे करके, ये पॉइंट से टेंजेंट होता है, ऐसे करके टेंजेंट होता है ना। तो इस सरफेस का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा स्ट्रेट इसका, इस सरफेस टेंजेंट ये होगा ऐसे स्ट्रेट इसका। अगर फोर्स इधर देंगे तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। ओके, तो वही क्या है, फोर्स मेरा टेंजेंट है दोनों से, नॉर्मल रिएक्शन से भी और ये अप्लाइड फोर्स से भी, ये दिखा रहा है, एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्लियर है क्या? शनंदा के फिर से बताया इसको। हाँ सर, ये क्लियर है अभी। ओके ओके, ठीक है। थर्ड थर्ड किसी का प्रॉब्लम था? ओके, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया कितना बड़ा है ना या एरिया कितना छोटा है, उसमें फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है, ये दिमाग में रखो। छोटा एरिया हो या बड़ा एरिया हो, फ्रिक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, एरिया के रफनेस पे, इसमें यही लिखा हुआ है। दिगांत, क्लियर है बात? ओके, थर्ड नंबर सबको क्लियर है ना? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। 4 नंबर, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, हमको पता है इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शन फोर्स कुछ इधर लगेगा अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा तो। अगर मान लिया अप्लाइड फोर्स इधर दिया है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। और जो म्यूएस है ना, म्यूएस क्या है, रेशियो है लिमिटिंग फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सरंजा ठीक है तो यहाँ तक? हाँ सर, ठीक है। ओके ओके ओके, ये है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आएगा लॉ ऑफ, अब आएगा यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन
एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक विथ द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको पी फोर्स से हम लोग राइट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसका अपोजिट में, और इस सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करना चाह रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ बन रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स बनेगा ना, दैट रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स और आर के बीच का जो एंगल था उसी को क्या बोलते थे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैंने ऑलरेडी पहले बताया था ये पार्ट, देखो ये पार्ट मैंने कहीं ना कहीं बताया था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ये वाला पार्ट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है, डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम लोग यहाँ से ये पोर्शन को पकड़े, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से हम लोग टेन थीटा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर यहाँ से ये थीटा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर देखो तो क्या है, बी सी। ठीक, और बी सी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बी सी ओ ए के बराबर है। और क्या है, ओ बी क्या है, बेस है, देखो ओ बी मेरा बेस है। ठीक है, तो ओ बी किसके बराबर है, मेरा ओ बी के ही बराबर है, यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ए बाई ओ बी, जो कितना है, फ्रिक्शन फोर्स बाई नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई आर। तो यहाँ से क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ से tan थीटा अगर निकालेंगे तो एफ एक्स बाई आर, जो किसके बराबर था, म्यू एस के बराबर था ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखो हम लोग अभी निकाले थे, एफ एक्स बाई आर को हम लोग क्या बोलते थे, म्यू एस बाई आर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से क्या आता था, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, दस द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या होता है, टेंजेंट होता है। ये एंगल वाला में किसको प्रॉब्लम है, स्नेहा, नहीं सर। दिगांत, क्लियर है, तो ये शनंदा, हाँ सर ठीक। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, ओके। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो हम लोग इसके पहले क्या सीख लिए, इसके पहले सीख लिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद आएगा लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के पहले हम लोग सीख लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी एक्सपेरिमेंटल है, ओके, सब एकदम सेम है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन आता है कब है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस हो जाता है, बॉडी का इनर्शिया चेंज होने लगता है, उस समय काइनेटिक इनर्सी आई मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। ओके, द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। देखो हम लोग जब लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़े थे वो भी सरफेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा था, वो रफ है कि पॉलिश्ड है ये भी उसी पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो वो भी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या था, इंडिपेंडेंट था, ये भी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे इंडिपेंडेंट है। एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था, सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। थर्ड, द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। हाँ ये अच्छा चीज़ है, मैं बता रहा हूँ क्यों, प्रोवाइड द वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज और टू स्मॉल। अगर वेलोसिटी को बहुत कम कर देंगे ना तो वो कहाँ आकर अटक जाएगा, अगर वेलोसिटी को हम लोग कम कर देंगे तो देखो ये वो इसी पोर्शन पर आकर अटक जाएगा ना, अगर वेलोसिटी को हम लोग कम कर देंगे तो। अगर वेलोसिटी को हम लोग इंक्रीज करते हैं और फोर्स को थोड़ा सा घटा देते हैं ना तो ये सस्टेन चलता है, और बहुत देर तक अगर चलेगा ना, बहुत देर तक, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन चेंज होने लगेगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज होने लगेगा तो एफ के भी चेंज होने लगेगा। एफ के क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, नॉर्मल रिएक्शन का। ओके, इसलिए ये वाला पोर्शन आता है वेलोसिटी वाला। ठीक है, लास्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द सरफेस। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, द वैल्यू ऑफ
लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, रिएक्शन फोर्स था, और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है। बस सेम चीज़ है, वहीं से निकालेंगे म्यू के इक्वल टू एफ के बाई आर, सेम प्रोसेस, काइनेटिक फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एज काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू के आर होता है, जो क्या होता है, बहुत बहुत कम नहीं, स्लाइटली कम होता है म्यू एस इंटू आर से। तो वहाँ से लोग ये लिख सकते हैं, thus the coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी, why coefficient of kinetic friction is less than coefficient of static friction, यहाँ से आता है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में? नहीं सर। ओके नहीं सर। ओके ठीक है। अब आता है एंगल ऑफ रिपोज। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो डिपेंड कर रहा था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। देखो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन था ना, वो डिपेंड किस पे कर रहा था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा था। अब लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज पता है क्या होता है, ये एक मिनिमम एंगल है। अगर किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन में रखेंगे ना, तो एक मिनिमम एंगल जिसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाए। ओके, इट इज द मिनिमम एंगल that an inclined plane makes with horizontal when a body plays on it just being to slide down। तुम लोग के पास अभी बुक या कॉपी रखा होगा, तुम लोग कॉपी पे क्या करो, एक फ़ोन को या कुछ भी रखो और उसको थोड़ा सा टिल्ट करने लगो, उसको थोड़ा इंक्लाइन करने लगो। देखना एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा जिस एंगल के बाद वो ऑब्जेक्ट अपने आप गिरने लगेगा। ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और वो फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलो ये हम लोग के पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके पहले हम बताए थे। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है तो इसको अपोजिट में क्या लगेगा, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन को ब्रेक करेगा तो ही ना ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। ठीक है, सपोज जो इंक्लाइंड एंगल का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो मेरा फाई है, तो एंगल भी फाई हो जाएगा। तो हम लोग एम को रिजॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस फाई के बराबर हो जाएगा, और एफ एस मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन फाई के बराबर हो जाएगा। ये एफ एक्स मैक्स क्या बताता है कि जिस पॉइंट के बाद वो मूव करना स्टार्ट करेगा, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो देखो पहला इक्वेशन क्या मिला, एफ एस मैक्स किसके बराबर है, एम जी साइन फाई के बराबर है, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या मिला, आर इक्वल टू एम जी कॉस फाई। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, दिस बाई दिस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी वाला पार्ट कट जाएगा, साइन फाई भी कॉस फाई क्या होता है, टेन फाई। तो वहाँ से क्या समझ में आएगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज होता है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग को ये भी पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो वी कैन राइट tan थीटा, दैट मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। सर प्रॉब्लम है क्या इसमें, मेरे ख्याल से इजी है ये। सर ठीक है। ठीक है, दिगांत। हाँ ओके, तियाशा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, शौभिक। ओके, स्नेहा। हाँ सर। ओके ओके, चलो तो हम लोग को शुरू से क्या क्या समझ में आया, शुरू से हम लोग को समझ में आया कि फ्रिक्शन होता है जो रिलेटिव मोशन के कारण होता है, ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझ में आया कि फ्रिक्शन किस किस क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। हम लोग को ये पता चला कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ क्वाड्रेट पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये भी समझ में आया कि जो फ्रिक्शन होता है वो सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये हम लोग ये पढ़े कि जो रफनेस होता है, रफनेस होने के कारण जब हम लोग रिलेटिव मोशन में ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट का रफनेस उस रफ वाले पोर्शन में रब करने के कारण फंसने लगता है, जिसके कारण वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो हीट जनरेट करने लगता है। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे मिला। उसके बाद टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स दिए बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको सेल्फ
सेल्फ फ्रिक्शन भी कहते हैं या सेल्फ फोर्स भी कहते हैं, मतलब बॉडी पे फोर्स दे रहा है बट बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है बट उसका इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन फोर्स को वैल्यू को बढ़ा दिए, एक ऐसा पॉइंट आया जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रिक्शन कहते हैं, जो ज़्यादा होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा दिए, अप्लाइड फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिए, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और ये ग्राफ हम लोग को समझ में आ गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक पॉइंट के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये समझ में आ गया, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पुश पुल के अंदर कैसे फ्रिक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, पुल करना इजी होता है कि पुश करना, कोई बताएगा क्या इजी होता है, पुल करना इजी होता है या पुश करना? या यस, मैंने बताया था ना पहले, नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग पुल करना बहुत इजी होता है, किसी चीज़ को खींचना आसान होता है बट पुश करना मुश्किल होता है ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। और मैंने अभी बताया ना कि नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स पे। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा डैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग उसको पुश पुल कर में प्रॉब्लम होगा। लेकिन कौन सा पोर्शन अच्छा है ये देखना है हम लोग को, पुल करना हम लोग के लिए ईजी है कि पुश करना, फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, फोर्स को इधर लगा रहे हैं, नेट फोर्स मेरा एम ए है, ठीक है, एक एंगल थीटा को खींच रहे हैं तो दो भाग में रिजॉल्व हो जाएगा ना, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ये वाला पार्ट अब गया, तो यहाँ से नेट फोर्स क्या निकलेगा, एम ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस एफ एस, नेट फोर्स ने पढ़ाया था पहले, और आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, डेट मीन्स आर इक्वल टू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ये क्या बताता है कि जो आर का वैल्यू है वो एम जी से भी कम हो जाएगा अगर हम लोग एक एंगल से इधर की तरफ खींच रहे हैं तो, ठीक है, मतलब पुल कर रहे हैं तो। ठीक है, पुश करेंगे तो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लग रहा है, क्लियर है, ये वेक्टर कंपोनेंट देखो चेंज हो गया ना डायरेक्शन। ठीक, अब फोर्स लग रहा है इस तरफ में, ये क्या है, फोर्स लग रहा है इस तरफ में, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट काम करेगा। ओके, देखो मैंने डायग्राम में भी बनाया हुआ है, डेट मीन्स नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, एम में इधर होगा ना, एम ए, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा माइनस एफ एस, एम ए इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस एफ एस। बट नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, देखो एफ साइन थीटा प्लस एम जी का डायरेक्शन सेम है इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया, और आर इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये क्या बताता है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके नॉर्मल रिएक्शन से क्या है, ज़्यादा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तो हम लोग को पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, इसलिए उसको